जय हिंद दोस्तों, काल एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां अकबर का हम एक सीरीज लेकर चले थे। अकबर के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। निश्चित है कि आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा होगा अच्छा तो लगना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आपके वीडियोस बहुत कम यूट्यूब पे मिलेंगे। क्योंकि मैं ये पूरा वीडियोज आपको यूजीसी नेट और साथ ही साथ यूपीएससी के हायर कम्पिटिटिव जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमने कोई भी पॉइंट अकबर के लिए छोड़ा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने भी हमने अभी तक हमारे 5 सीरीज चले, हमारा कौन सा तो छठा सीरीज है, ये हमारा छठा सीरीज है। आप 5 सीरीज देखिए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा है ये वीडियो। क्या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं बन सकते हैं। तो अभी हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का जो ये अंत हम लास्ट हमारा रहेगा सीरीज़, ये छठा सीरीज़ लास्ट अकबर का बनेगा। उसके अलावा मैं और भी ऐसे बहुत सारे सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी तक हमने अकबर की सारी जानकारियाँ प्राप्त कर, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि अकबर के समय के विद्रोह कैसे कैसे थे। तो आज हम पढ़ेंगे अकबर के समय में होने वाले विद्रोह। तो कैसे कैसे विद्रोह हुए हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला है उज्बेक के बारे में। उज्बेकों ने इनके प्रति क्या किया था कि विद्रोह किया था। उज्बेकों, अकबर के पुराने अमीरों में एक शक्तिशाली वर्ग था उज्बेक अमीर में। अकबर के जो अपने दरबार में रहते थे उसमें जितने भी अमीर थे उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? उज्बेक था। जौनपुर का सूबेदार खाने जमा, उसका भाई बहादुर खां और चाचा इब्राहिम खां, अवध का सूबेदार खाने आलम और मालवा का सूबेदार अब्दुल खां इनके महत्वपूर्ण नेता थे। तो उज्बेक तो हम सिर्फ सुने कि उज्बेक होते, इसके नेता कौन कौन थे? तो जौनपुर का जो सूबेदार था उनका नाम था खाने जमा। क्या नाम था? तो खाने जमा। इसके साथ ही साथ उसका भाई जो था खाने जमा का बहादुर खां था, और चाचा इसी के खाने जमा का चाचा जो था वो था इब्राहिम खां। उसके साथ अवध का जो सूबेदार था वो भी जो उज्बेक था, खाने आलम। ठीक है, खाने जमा कहाँ का? जौनपुर का सूबेदार था, और अवध का सूबेदार था खाने आलम। और साथ ही साथ मालवा का भी सूबेदार था अब्दुल्ला खां, जिन वो जो उज्बेक के महत्वपूर्ण नेता थे। तो नेता हमने देखा कि कौन कौन से नेता जो थे अकबर के क्या किया, अकबर को बोला कि भाई ये उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उनका विद्रोह किया। ठीक है, तो उसके आगे हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने विद्रोह कैसे किया था। साथ ही साथ ये सभी क्या थे कि स्वतंत्र प्रकृति के थे। ये नहीं चाहते थे कि अकबर के अंदर में ये काम करें। इनको लगता था कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, अकबर से हम शक्तिशाली है। उज्बेक लोग ऐसा सोचते थे कि मेरे कारण ही अकबर का सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। अकबर की सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित करने की नीति इन्हें पसंद न थी। इसके पहले जितने भी नेता हैं वो अपने सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज नहीं किया था, लेकिन अकबर ने क्या किया कि उसको सेंट्रलाइज कर दिया अपने, जिसके कारण ये जो नेता थे उज्बेक उसको विद्रोह कर दिए कि ये गलत है। और ये अनुभव करते थे कि अकबर ने उनको उनकी योग्यता उचित पुरस्कार नहीं किया। उज्बेक जिस प्रकार के शक्तिशाली थे उस प्रकार से अकबर ने उसे सम्मानित नहीं किया, ऐसा मानते थे। कौन? उज्बेक। 1564 ईस्वी में जब अब्दुल्ला खां ने अपनी स्वतंत्र प्रकृति का परिचय दिया कि हम, अब्दुल्ला खां बोला, अब्दुल्ला खां कौन था? मालवा का सूबेदार। अब्दुल्ला खां बोला कि हम स्वतंत्र हैं, हम अकबर के अंदर में नहीं है। तब अकबर ने उस पर आक्रमण किया 1564 में। मालवा का जो सूबेदार था अब्दुल्ला खां, ठीक है, मालवा का जो सूबेदार था अब्दुल्ला खां, उस पर क्या किया अकबर ने? क्या किया? अटैक किया। कब? 1564 में। अब्दुल्ला खां भागकर कहाँ चला गया? गुजरात। हमने पीछे ले देखा था कि गुजरात ऐसा गढ़ था ना, जहाँ भी आप अकबर हराता था वो भागकर सब लोग कहाँ एकत्रित हुए? तो सब गुजरात में एकत्रित हो गए। ठीक है, अब्दुल्ला खां भी भागकर गुजरात चला गया। बहादुर खां को मालवा का सूबेदार बनाया। इसके जगह जो अब्दुल्ला खां के जगह किसको बनाया गया? बहादुर खां को वहाँ का सूबेदार बनाया गया। कुछ समय पश्चात इब्राहिम खां जो चाचा था उनका, जो हमने देखा था कि जो जौनपुर का सूबेदार खाने जमा का जो चाचा था इब्राहिम खां, खाने आलम, खाने जमा और बहादुर खां ने सम्मिलित होकर विद्रोह की योजना बनाई कि अकेला विद्रोह करने से फ़ायदा नहीं है, हम क्या करेंगे, सब लोग मिलकर विद्रोह करेंगे। तो सारे लोग मिलकर विद्रोह करने का एक आइडिया किया कि हम सब लोग मिलकर विद्रोह करेंगे तो ज़्यादा पर एक रहा था। देखिए हराकर क्या किया अकबर, उसको भगा दिया, वो जाकर गुजरात चला गया। इसीलिए सोचा कि सब लोग मिलकर अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस प्रकार से मानिकपुर का घेराव उन्होंने किया। सब लोग मिलकर, कहाँ? तो क्वेश्चन आता है कहाँ पर? तो मानिकपुर में। मानिकपुर में जाकर इन्होंने क्या किया कि एक घेरा डाला। अकबर का वहाँ पर शासन था
ये सारे लोग उज़्बेक मिलकर वहाँ पर मणिकपुर का घेरा डाला। अकबर को स्वयं विद्रोहियों के विरुद्ध जाना पर उसको लगा कि ये विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह है, क्योंकि निश्चित ही कि उज़्बेक जो उसके प्रमुख नेता थे सब लोगों ने मिलकर विद्रोह किया, कुछ तो जरूर बात है। खाने आलम लखनऊ के निकट पराजित हुआ। लखनऊ के निकट सबसे पहला खाने आलम, उसको पराजित कर दिया। किसने? तो स्वयं किसने? तो अकबर ने। और वो भागकर खाने जहाँ ने से मणिकपुर में मिल गया। खाने आलम को जैसे ही लखनऊ के निकट पराजित हुआ और वो कहाँ जाकर मिल गया? खाने जमा से मणिकपुर में जो सब लोग एकत्रित थे वहाँ जाकर वो मिल गया। ठीक है। अकबर ने पीछा करने पर वे बिहार की तरफ भाग गए और उपद्रव करते रहे। ठीक है। खाने आलम क्या हुआ? लास्ट में बिहार की ओर भाग गया, लेकिन उपद्रव करता रहा, अकबर को तंग करता रहा। अंत में बहादुर खां को पकड़ फांसी सजा दी गई। लास्ट में क्या कहते कि उज़्बेक से ज़्यादा तो हम उसको कष्ट नहीं दे सकते, इसको भी अकबर को पता था अगर ज़्यादा करेंगे तो और भी विद्रोह हो सकता है, इसलिए ज़्यादा नहीं, उन्होंने सिर्फ बहादुर खां को पकड़ दिया, उसको फांसी लटका दिया गया। बहादुर खां को पकड़कर क्या किया गया? फांसी लटका दिया गया और खाने जमा युद्ध में मारा गया। इसके पश्चात यह विद्रोह खुद डर के मारे लोग क्या किए, जितने उज़्बेक थे शांत कर दिए कि भाई ज़्यादा करेंगे तो अकबर छोड़ेगा नहीं, तब लगा कि यार शांत कर दिया गया। ठीक है। उज़्बेक विद्रोह इस प्रकार से लगभग शांत हो गया। इस प्रकार प्राय 1564 से 67 3 साल तक उज़्बेकों ने अकबर को तंग किया, परंतु अंत में परास्त हुआ। 3 साल के बाद लगा उनको कि नहीं भाई हम अकबर को कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत पावरफुल है, तब जाकर उन्होंने अपना कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, रहने देते हैं, जैसे चल रहा है चलने देते हैं, आगे देखा जाएगा क्या हुआ। तो उसके अलावा उज़्बेक के अलावा उसके अलावा मिर्जा वर्ग ने भी विद्रोह किया। जैसे उज़्बेक किया, मिर्जा वर्ग ने भी उनको विद्रोह किया। अकबर ने के विभिन्न संबंधियों और मिर्जा वर्ग के व्यक्तियों ने प्राय उसी समय विद्रोह किया जबकि उज़्बेक, जिस समय उज़्बेक किया तो उसी समय मिर्जा और वर्ग और उनके जितने भी सगे संबंधियों ने भी विद्रोह किया था। इब्राहिम मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा, नाम सुनिएगा, इब्राहिम मिर्जा, उसके बाद हुसैन मिर्जा, मिर्जा लगा लीजिएगा, हुसैन मिर्जा, मसूद हुसैन मिर्जा, मसूद हुसैन मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, महमूद मिर्जा, ये सारे व्यक्ति थे जो अकबर के रक्त से संबंधित, सारे रिलेटिव थे। रक्त यानी कि ब्लड रिलेशन था। सोचिए ब्लड रिलेशन होकर भी ये लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि अकबर के सामने किसी की चलती नहीं थी, जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम थे। ये रक्त संबंधित होते हुए भी इन्होंने क्या किया कि इनका विद्रोह किया, और शाही वंश के सदस्य होने के कारण, क्योंकि सारे शाही वंश के ही सदस्य थे ना, उसके कारण अधिक सम्मान और पद चाहते थे कि हम भाई शाही राजघराने के ब्लड रिलेशन हैं तो हमें तो हाई पोस्ट मिलना चाहिए ना, लेकिन इनको मिला नहीं उस प्रकार का अकबर के सामने। उन्होंने राज की भूमि पर बिना शाही आज्ञा के अधिकार कर लिया। जो राज का भूमि था उस पर क्या था, उस पर अधिकार करने के लिए शाही फरमान चाहिए, लेकिन बिना उस फरमान के लिए, ये फरमान के ही मिर्जा वर्ग क्या किया, उस पर अधिकार कर लिया। उस कहते थे कि नहीं भाई हम तो ब्लड रिलेशन है अकबर के, हमें अधिकार है ये सब चीज़। मुनीम खां ने इनको मालवा से भगा दिया। मुनीम खां जो अकबर का काफ़ी क्लोज था, इसने क्या किया, इस जितने भी मिर्जा वर्ग को उसको क्या किया, वहाँ से भगा दिया। और ये सारे भागकर कहाँ चले आए, हमने पहले बोला है, सारे जहाँ भी क्वेश्चन आए सब भागकर कहाँ गए, गुजरात में। सारे एकत्रित कहाँ हुए, तो गुजरात में हुए। जहाँ भी क्वेश्चन आए कि भाई सारे भाग के कहाँ गए, तो गुजरात में। ये उस समय तक निरंतर उपद्रव करते रहे जब तक कि अकबर ने गुजरात पर दोबारा 1573 में दोबारा आक्रमण नहीं कर दिया। तब हम पिछले देखा था क्लास में कि 1573 में कैसे गुजरात पर आक्रमण कर पूरी तरीके से सभी को नस्तो नाबूद कर भाग गया था, अकबर फिर से रिटर्न आ गया था। हमने देखा 1573 तक, तब तक ये उपद्रव वहाँ से करते रहे, लेकिन 1573 में गुजरात पर क्या किया, अकबर आक्रमण कर उसको अपने अंदर कर लिया, तब जाकर ये विद्रोह पूर्ण तरीके से क्या हुआ, समाप्त हुआ था। ओके, अगला देखेंगे बंगाल और बिहार में विद्रोह। कहाँ, तो बंगाल और बिहार में भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, बंगाल और बिहार में 1580 में कब हुआ था विद्रोह, तो 1580 में विद्रोह हुआ। सबसे पहला कहाँ देखा, उज़्बेक ने किया था, दूसरा मिर्जा वर्ग में, तीसरा देखेंगे बंगाल और बिहार में 1580 में विद्रोह। वहाँ के सूबेदार की कठोरता इस विद्रोह का कारण थी कि जो वहाँ का जो सूबेदार था ना, बहुत कठोर था। उसको लगता था कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम किसी के अंदर में रहना नहीं चाहते हैं। बंगाल में बाबा खां काक्शल, देखिएगा बंगाल में कौन था, तो बाबा खां काक्शल ने, और बिहार में कौन था, मोहम्मद मासूम काबुली वाला था क्या ये, ठीक है, मोहम्मद मासूम काबुली और अरब बहादुर ने, नाम ये भी एक और नाम अरब बहादुर, ये बिहार से थे, अरब
बहादुर, ये बिहार से थे। उसने क्या किया, विद्रोही का नेतृत्व किया। ठीक है, बंगाल में बाबा खां काकशल और बिहार में काबली और अरब बहादुर ने क्या किया था, वहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ, तो बिहार में और बंगाल में। ठीक है, हमने देख लिया, ये दो नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद हुआ क्या था कि ये सभी विद्रोही मिलकर एक हो गए, जितने भी बंगाल बिहार के विद्रोही थे मिलकर एक हो गए। उन्होंने बंगाल के सूबेदार जो थे मुजफ्फर खां को धोखे से मार दिया। उस समय बंगाल का मुगल का जो सूबेदार था उसका क्या नाम था कि मुजफ्फर खां। मुजफ्फर खां को इसने क्या किया, इस सब मिलकर धोखे से मार डाला। और टांडा के किला, हमने देखा था बंगाल की राजधानी उस समय क्या था, टांडा। हमने पीछे देखा था बंगाल क्या था, टांडा। टांडा के किले पर इन्होंने ना अधिकार कर लिया। संपूर्ण बिहार और बंगाल विद्रोहियों के हाथ में चला गया। अकबर से हटकर कहाँ, विद्रोहियों के हाथ में चला आया। अकबर ने राजा टोडरमल को इस विद्रोह के दौरान, किसको, तो टोडरमल, याद रखिए, टांडा को जीतने के लिए टोडरमल को भेजा, टोडरमल को, सॉरी, टोडरमल को भेजा, राजा टोडरमल को कि अब जाइए, अब वहाँ पर विद्रोह को दबाइए। जिसने, जो टोडरमल था बहुत समझदार था, उनके पास काफ़ी शक्ति थी। उसने क्या किया, बड़ी कुशलता और बहादुरी से 1571, मात्र एक साल में 81 तक इस विद्रोह को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया। अधिकांश विद्रोही भाग गए अथवा मार दिए गए। कुछ समय बाद तक भी ये विद्रोह चलता रहा, परंतु 1581 81 में पूरी तरीके से ये जो विद्रोह समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा, राजा टोडरमल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल बिहार में जो अव्यवस्था फैली थी उसको खत्म किसने किया था, तो राजा टोडरमल भेजा गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अकबर ने मिर्जा अजीज़ कोका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टोडरमल को तो बुला दिया गया ना, वो तो बहुत शक्तिशाली था, वो हरा दिया, उसके बाद वो चला आया। तो वहाँ का सूबेदार तो किसी को तो नियुक्त करना ना वहाँ राजा, अदरवाइज फिर से ये लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो कौन थे, मिर्जा अजीज़ कोका, कोका कोला, कोका को क्या किया कि बंगाल का सूबेदार बनाया। और अन्य अधिकारियों जैसे दीवान मंसूर को, जो सैनिक के प्रति कठोरता करने का उत्तरदायी था, उसके पद से हटा दिया कि उतना कठोर हमें शासन नहीं चला। तो मंसूर को क्या किया गया, वहाँ से हटा दिया। क्यों, क्योंकि बहुत कठोरता लाई थी। मिर्जा अजीज कोका को क्या, सूबेदार बना दिया गया। इस प्रकार से वहाँ का विद्रोह क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो बंगाल विद्रोह का हमने देखा था कैसे स्टार्ट हुआ, कितना प्रॉब्लम करने लगा, लास्ट में क्या किया गया, वो वहाँ से पूर्ण तरीके से अकबर ने वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद थे इनका बेटा शाहजादा सलीम। सलीम है ना, आपने देखा होगा मूवी में भी सलीम का नाम आता है। अकबर के अंतिम दिनों में, जब अकबर का अंतिम दिन चल रहा था, उस समय गद्दी के उत्तराधिकारी शाहजादा सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लाड़ प्यार में पला होने के कारण सलीम विलासी था और आराम पसंद था। मतलब अच्छा राजा नहीं था, क्या था, विलासी, विलासी था और इसको आराम पसंद था, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इसको करने का मन नहीं करता था। अकबर के बहुत समय तक स्वस्थ और जीवित रहने के कारण सलीम गद्दी पर बैठने के लिए अधीर हो उठा। काफ़ी लंबा शासन, सबसे लंबा शासन अकबर का चला था ना, हमने देखा था 1516 से 1605 है। अब इतना लंबा शासन में सलीम को लगता था यार अब हम भी तो बूढ़े हो गए, कब हम शासन पर बैठेंगे, कब राजा बनेंगे। इसको भी लगा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। 1599 में वह बादशाह की बिना आज्ञा से अजमेर से इलाहाबाद चलाया। अजमेर से कहाँ चलाया, इलाहाबाद चलाया। ठीक है, बिना अकबर से पूछे उसने वहाँ एक स्वतंत्र शासक, कहाँ पर, इलाहाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद में सलीम जो हुआ आकर वहाँ पर एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। उसको लगा कि हम अब स्वतंत्र हो सकते हैं, हमें किसी का ज़रूरत नहीं है, हम खुद राजा बन सकते हैं। अकबर ने जो उस समय तक समय असीर करके किले को घेरे हुए था, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सलीम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय क्या था, असीरगढ़ का किला को घेरे हुए था उस पर कब्जा करने के लिए। ये मौका पाकर सलीम ने क्या किया कि इलाहाबाद में खुद को स्वतंत्रता घोषित कर दिया कि हम अलग राज्य बनाए, हम राजा हैं। 1602 में जब अकबर अपनी राजधानी वापस आगरा लौटा असीरगढ़ किला से, तब उसने देखा कि भाई ये तो सलीम गड़बड़ कर रहा है। तो उसको बहुत समझाने की कोशिश की और परामर्श के लिए अपने मित्र अबुल फजल को दक्षिण से बुला लिया। दक्षिण में उस समय अबुल फजल था, कौन था, अबुल फजल। अबुल फजल बहुत समझदार था, वो हमेशा क्या करता था, अकबर को समझाता था। तो उस समय अपने प्रॉब्लम को समझने के लिए क्या किया, अबुल फजल को दक्षिण से उत्तर की ओर बुला लिया, आगरा में बुला लिया। सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरकार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जैसे ही आ रहा था तो उसी समय ये सलीम के कार्य ने क्या किया, किसने, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ओरछा के बुंदेला सरकार, कहाँ के, तो ओरछा के जो बुंदेला सरकार थे, बुंदेला सरकार,
बुंदेला सरदार, उन जो नाम था वीर सिंह देव, क्या नाम था, वीर सिंह देव, वीर सिंह देव, इसने क्या किया, अबुल फजल की। यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि अबुल फजल कहता है किसने की, तो ओरछा के बुंदेला सरदार, क्या नाम था, वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या की। किसके कहने पर की थी, सलीम के कहने पर की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जनरली आती है, इसी प्रकार की क्वेश्चन आती है ना। इससे अकबर बहुत दुखी हो गया और क्रोधित भी हुआ। इस अवसर पर सलीमा बेगम ने इलाहाबाद जाकर सलीम को समझाया, खुद ही जो सलीमा बेगम थी इलाहाबाद जाकर सलीम को समझाया कि भाई तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा हैं, आपने जो किया है ना बहुत गलत किया है। सलीम ने आगरा जाकर अपने पिता से अंत में 1630 में माफ़ी मांग ली। 1603 ईस्वी में उसने क्या किया कि माफ़ी मांग लो। उसको समझ में आ गया कि भाई अकबर मुझे अब छोड़ेगा नहीं, और अकबर ने लास्ट में उसको माफ़ भी कर दिया, क्योंकि लाड़ प्यार में तो पला ही हुआ था, इसलिए उसको माफ़ कर। सोच लिए उसका इतना महत्वपूर्ण फ्रेंड अबुल फजल को मरवा दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया, उसको माफ़ कर। सोचिए कितना मानता होगा ना। उसी वर्ष उसे मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, परंतु वह अकबर से आज्ञा लेकर पुनः इलाहाबाद चला गया। ठीक है, उसे बोला कि आप जाइए मेवाड़ पे आक्रमण कर, लेकिन उसको तो भाई आराम पसंद था। बोला कि यार कौन लड़ाई झगड़ा में पड़े, तो अकबर से उसे बोला कि यार प्लीज़ हमें दाद जाने दे, इलाहाबाद जाएंगे। और वो कहाँ चला गया, तो इलाहाबाद चला गया। परमिशन नहीं लेकर गया, लेकिन बोला झगड़ा में इतना नहीं जाना चाहता था, इसलिए उन्होंने क्या हुआ कि फिर से इलाहाबाद चला। वहाँ शराब और नाच रंग में वो पूरी तरीके से लिप्त हो गया। हमने देखा था ना, विलासी प्रक्रिया था ही वो। तो जैसे ही इलाहाबाद आया वो अपने में ही बिजी हो गया, क्योंकि उसने तो वहाँ पर खुद ही भी राजा बना चुका था कि मैं राजा हूँ। तो कहीं ना कहीं वहाँ पावर अपने हाथ में रखे हुए था। उसकी पहली पत्नी मानसिंह की जो बहन थी ने उनकी आदतों से दुखी होकर पहले ही आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, उसकी जो पहली पत्नी थी, मानसिंह की जो बहन थी, उससे तंग होकर पहले ही आत्महत्या कर ली। अकबर इन सभी बातों से असंतुष्ट तो था, लेकिन क्या करें, उनका बेटा था जिसे बहुत मानता था। परंतु अकबर के दोनों छोटे पुत्र मुराद और दनियाल की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय तक क्या करेगा, मुराद भी मर गया था और दनियाल भी मर गया था, है ना, दनियाल भी मर गया था। अब दोनों मरने के बाद अब एक तो बचा सलीम, अब इसको भी अगर हटा देता तो क्या करता बेचारा। इस कारण अकबर ने सलीम की सभी आदतों को सहन कर लिया कि यार अब यही तो एक बचा है हमारे जितने भी साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। जब सलीम 1604 में अपनी दादी की मृत्यु पर आगरा आया, तब अकबर ने उसे माफ़ कर दिया कि ठीक है यार। 1604 ईस्वी में कहाँ आया, तो आया था कहाँ पर, तो दादी की मृत्यु पर आया, तो उसने उसको माफ़ कर दिया। इसके पश्चात सलीम अपने पिता के पास ही उसके बाद से रहा। 1604 इसमें समय कहाँ बचा, समय तो खत्म हो गया। यद्यपि सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके कोई युद्ध तो नहीं किया, परंतु अपने गलत और स्वतंत्र व्यवहार से अकबर को अपने अंतिम दिनों में बहुत दुख दिया। उसको, अकबर को लगा यार एक बेटा बचा, वो भी इस प्रकार का है कि कैसे शासन चले, उसको बहुत चिंता होती थी। इस प्रकार अकबर ने के विरुद्ध विभिन्न विद्रोह तो हुए, हमने देख लिया कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, सारे विद्रोह को हमने एक एक करके देखा, लेकिन उसमें कोई भी सफल प्राप्त नहीं हुआ। इवन ने उसका अपना बेटा भी अब विद्रोह किया, फिर भी वो सफल नहीं हुआ। इसलिए राज्य को कोई बड़ा धक्का नहीं लग सका इसके बारे में। अपने समय में सभी विद्रोह को दबाने में अकबर ने सफलता पाई थी, सभी विद्रोह को दबा दिया। अकबर की मृत्यु का अगर बात किया जाए तो 3 अक्टूबर 1605 को अकबर बहुत बीमार पड़ गया। बीमार हो गया अकबर, अब स्थिति, बूढ़ा भी तो हो गया था। उसे पेचिस, यहाँ देखिएगा बहुत पेचिस अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य बीमारी, पेचिस जनरली अगर क्वेश्चन आया तो किस बीमारी से मरा, तो पेचिस मरा था। उसके मर्ज को ठीक प्रकार न समझा गया कि बीमारी आखिर था ही। इतने बड़े बड़े मतलब हकीम होकर भी उनको समझ नहीं पाए कि किस प्रकार की बीमारी थी। और अंत में 25 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर को बीमार पड़ा और 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में उसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अकबर की कहानी यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अकबर की कहानी ख़त्म करने के पहले हम चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा और समझे कि अकबर का चरित्र कैसा था, अकबर किस प्रकार का था, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। क्योंकि जनरली क्वेश्चन तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, क्वेश्चन काफ़ी घुमा कर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, खासकर हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो अकबर का चरित्र, मूल्यांकन और इतिहास में किस प्रकार का स्थान था उसके बारे में। निश्चित है अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट बोला गया। कौन सा, तो एक राष्ट्रीय सम्राट इसलिए बोला गया क्योंकि सारे लगभग पूरे भारत पर आक्रमण किया, और साथ ही साथ इसने क्या किया कि सारे हिंदू मुस्लिम सभी के बारे में सोचा, है ना। दीन-ए इलाही का निर्माण किया, जिसमें इसमें हिंदू मुस्लिम सिख के साथ सभी के जितने भी अच्छे अच्छे गुण थे उसके लेकर इन्होंने एक अलग साम्राज्य, अलग धर्म को बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल ना हो सका। लेकिन प्रयास तो उन्होंने किया था कि एक अलग धर्म बनाया जिसमें सभी को बराबर हक मिल सके।
अकबर मुगल शासकों में सर्वश्रेष्ठ था, भारतीय शासकों में महान और विश्व के शासकों में श्रेष्ठ और सम्मानित पद की अधिकारी था वो। निश्चित है कि जिसने जितना काम किया उन्होंने, सभी तत्कालीन और आधुनिक इतिहासकार ने अकबर की बहुत प्रशंसा की है। लेनपुल एक इतिहासकार हैं। लेनपुल ने उसे भारत में हुए बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह का, जितने भी बादशाह हुए उसमें सर्वश्रेष्ठ बादशाह लेनपुल ने अकबर को बोला। और साम्राज्य जो मगध साम्राज्य था उसका सबसे बड़ा और वास्तविक संस्थापक किसे बोला गया, तो इन्हें ही बोला गया, मुगल काल का, सॉरी इसका तो मुगल काल का सब वास्तविक संस्थापक किसे बोला जा सकता है, तो अकबर को बोला सकता है, ये लेनपुल ने बोला था। तथा उसके युग को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल का बोला गया। मुगल काल का स्वर्ण काल अकबर के टाइम का बोला गया। क्वेश्चन आ सकता है मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कब था, तो अकबर के समय का मुगल काल का स्वर्ण काल था। इसी के बाद डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एक दूसरे इतिहासकार हैं, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ये सब आता है कभी कभी क्वेश्चन कि क्या है, तो इतिहासकार हैं ईश्वरी प्रसाद, नाम देखिएगा ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद। इन्होंने क्या लिखा कि अकबर भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में अद्वितीय बादशाहों में से एक था। ऐसा बादशाह फिर कभी हुआ नहीं। यूरोप के बादशाहों से तुलना करने से अद्भुत योग्यता और सफलताओं में उनकी श्रेष्ठता सरलता से स्थापित हो चुकी थी कि यूरोप तक भी ऐसा राज्य नहीं बन पाया जो अकबर के टाइम में बना। इतिहासकार स्मिथ वी ए स्मिथ जो है उसने भी कहा कि जो विभिन्न दृष्टिकोण से अकबर का आलोचक रहा, शुरू से ही स्मिथ जो है ना, क्योंकि एक अंग्रेज है और अकबर का आलोचक रहा, उसके बारे में नेगेटिव उन्होंने भी लिखा है कि वह मनुष्य का जन्म जात बादशाह था, मतलब कि मनुष्य में वो जन्म से ही समझिए, क्योंकि 13 साल में राज शासन में बैठ गया। स्मिथ भले ही नेगेटिव लिखता था अकबर के बारे में, लेकिन वो बोला क्या कि नहीं, अकबर जो था ये जनजात बादशाह है। इतिहास के सर्वशक्तिशाली बादशाहों में से एक होने का उसका न्यायपूर्ण अधिकार है। निसंदेह उसके इस अधिकार का आधार उसके प्रकृति दत्त असाधारण गुण और उसके मौलिक विचार और उसके अद्वितीय सफलताएं हैं। निश्चित उसके मौलिक विचार बहुत अच्छे थे, उन्होंने सभी को बराबर माना। बाहर से आकर बसने के बाद भी उनको लगा ऐसा कि नहीं, हम जिस राज्य पर हम अपना शासन करें उस राज्य के सभी लोगों को खुश करना उनका कर्तव्य था। इस प्रकार इतिहास में अकबर को एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। अकबर का व्यक्तित्व सुंदर और प्रभावशाली था। उनका खुद का पर्सनल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे थे। वह एक आज्ञाकारी पुत्र भी था, है ना। हुमायूं के बाद जो भी आए, ये हुमायूं का जो बेटा बनकर आया है, उनको लगा कि नहीं भाई हुमायूं ने इतना मेहनत किया है, इसीलिए उनका भाई कहीं ना कहीं कर्ज तो उतारना है। उन्होंने एक आज्ञाकारी पुत्र का भी काम किया, प्रिय पति भी थे, उदार पिता भी थे। उदार पिता का जानकारी हमने देख लिया। अपने सभी संबंधियों और मित्रों से वह प्रेम करते थे और आदर का व्यवहार करते थे। अबुल फजल की मृत्यु पर वह बहुत रोया था एक अच्छे मित्र के कारण, और 2 दिन तक उसने भोजन करने से इनकार कर दिया। अबुल फजल की जब मृत्यु हुई थी ना, अबुल फजल की, तो उस समय 2 दिन तक उसने भोजन नहीं किया था, बहुत बहुत रोया था वो। उसके गुण मानवीय थे, जिसके कारण वह अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को समझता था और जनसाधारण तथा निर्धनों के प्रति प्रेम और उदारता का व्यवहार करता था। जो गरीब लोग थे, जितने भी गरीब लोग थे, उनके प्रति ये इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वह स्वस्थ और शक्तिशाली था। खेल कूद और शिकार का उसे शौक था। हथियार चलाने, बंदूक का निशाना लगाने तथा घुड़सवारी में उसके जैसा कोई नहीं था। कठोर परिश्रम करके तथा कठिनाइयों को बर्दाश्त करने का उसका स्वभाव था। साहस और धैर्य उसमें कूट कूट के भरे हुए थे। अनेक अवसरों पर उसने अपने स्वयं के जीवन को युद्ध के समय पर संकट में डाला। ईश्वर में उसका अटूट विश्वास था, परंतु सभी धर्मों के प्रति भी। ऐसा नहीं कि भाई मुस्लिम था तो सिर्फ अल्लाह को मानता था, नहीं, वो सभी पूरे धर्म को अपना मानता था। उनको लगता था कि सभी धर्म में कुछ ना कुछ उनको सीखने के लिए मिल सकता है। धार्मिक दृष्टि से वह अपने युग का प्रवर्तक था। अकबर शिक्षित न था, उसको उसके पिता हुमायूं ने बहुत पढ़ाने का कोशिश किया, ठीक है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। उनको पढ़ने में रुचि ही नहीं थी। जितने भी शिक्षक रखे जाते सबसे वो कहते कि हमको समझ में नहीं आ रहा। उनको सिर्फ ये इस प्रकार राजा बनने का, तलवारबाजी का, ये सब में उनको बहुत ज़्यादा शौक था। परंतु विभिन्न विद्वानों के निकट संपर्क में आकर, अलग अलग विद्वानों के निकट में आकर उन्होंने दर्शन, धर्म, साहित्य, इतिहास आदि विभिन्न शास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह विद्वानों का सम्मान करता था और तत्कालीन विभिन्न विद्वानों ने उसे संरक्षण भी प्राप्त किया था। उसने एक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वहीं पर रोक कर बताऊंगा, बाकी तो ऐसे इंपॉर्टेंट सारे हैं। लेकिन उन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण कराया था। किस चीज़ का कराया था? तो पुस्तकालय का निर्माण कराया था, जिसमें प्राय 65 लाख रुपए की पुस्तकें थी। कितना? तो 65 लाख रुपए की पुस्तकें थी। कितना? 24,000 पुस्तक। 24,000 पुस्तकें उस पुस्तकालय में रखी हुई थी। उसके व्यवहारिक ज्ञान की योग्यता इससे स्पष्ट होती है कि उसने धर्म, राजनीति और समाज सुधार और सैनिक तथा असैनिक शासन में मौलिक नीतियों, विचारों, सिद्धांतों को जन्म नहीं दिया, अपितु उनका सफल व्यवहारिक प्रयोग। लोग क्या करते थे कि अभी भी यही होते हैं कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार बना दे, लेकिन उसको क्या प्रयोग में नहीं लाया। लेकिन अकबर ऐसा था कि उसने सारी चीज़ को प्रयोग में लाया। उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज़ थी, उसको याददाश्त उसका बहुत अच्छा था, उसे याद सभी चीज़ें अच्छी रहती थी। वह सुनकर अपने बातों को विस्तृत रूप से याद कर लेता था। वो सुनता था और उसको विस्तार कर कर अपने दिमाग में उसको रख लेता। यद्यपि अकबर शराब, अफीम और मादक द्रव्यों का सेवन कराता था, परंतु उनकी वह आदि ना था। सेवन तो करता था लेकिन उसका आदि नहीं था कि पीना ही। उसका बेटा सलीम था इस मामले में, लेकिन इसको ऐसा आदतें नहीं था। बस ये था कि हाँ, पीता तो था जरूर, है ना, गलत चीज़ करता था, लेकिन उसकी आदत नहीं कभी बनाया। और जैसे जैसे आयु बढ़ता गया वह संयमी होता गया, यहाँ तक कि उसने अपने बाद के जीवन में मांस का भी प्रयोग कम कर दिया था अथवा उसे समाप्त कर दिया। अकबर ने तत्कालीन अन्य शासकों की भांति बहुत विवाह किए। जैसे दूसरे शासक ने बहु विवाह किया, इन्होंने भी बहुत सारे विवाह किए। उसके हरम में करीब 5,000 स्त्रियाँ थीं। कितना थी? तो उनकी हरम, हरम क्या होते थे कि अलग जगह से स्त्रियों को लाकर वहाँ रखा जाता था। 5,000 हरम में उसकी स्त्रियाँ रहती थी। कितने थे? तो क्वेश्चन आ सकता है, 5,000 लगभग थे। और इनमें उसकी स्त्रियां अथवा रखायल की संख्या बहुत अधिक रही होगी, ऐसा बोला जाता है। परंतु जैसा कि प्रति सप्ताह मीना बाजार लगाकर सुंदर स्त्रियों को खोजना और बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर की पत्नी के सील पर आक्रमण करने की चेष्टा आदि, इस वैसा लगता है कि जबरदस्ती जोड़ा गया। एक्चुअली था नहीं, अकबर को क्या किया जा रहा, बदनाम किया जाता था, ऐसा बोला गया। हो सकता है कि ऐसा भी हो। अकबर, जितने भी अभी भी इतिहासकार हैं, इस चीज़ पर अभी क्या किया गया कि उनको शंका है कि शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि वह सत्य प्रतीत नहीं है। संभवतः युवावस्था में उसका जीवन उच्छृंख रहा हो, परंतु जैसे जैसे अकबर की आयु बढ़ती गई वह गंभीर और संयमी होता रह गया। संयम से काम लेने लगा, कैसे युद्ध जीतना, ये सब चीज़ पर तो छोड़ दिया कि कहाँ पर हरम में कितनी स्थिर है, ये सब चीज़ खत्म कर दिया। उनके बेटे का आ गया ना, जैसे सलीम आया, उनको लगा कि यार ये सब चीज़ तो गलत चीज़ है यार, जैसे सलीम बर्बाद हुआ हम लोग भी हो सकते हैं। उसके आरंभिक जीवन में ऐसी घटनाएं भी हुई जब उसने उत्तेजना और क्रोध में कार्य किया, परंतु उसके बाद उसके जीवन में ऐसी घटनाएं प्राप्त नहीं होती, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा नया जोश था, नया राजा बना था। जैसे हमने देखा था बैरम खान वगैरह, उस समय उसको लगा उसके बाद में कि यार हमने जो किया गलत किया, लेकिन अब क्या करें, जो होश हो गया, अब आगे उनको सुधारने का कोशिश किया। उसने अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण निश्चित उत्तेजना, आवेश या मोहवश नहीं किया। स्मिथ ने लिखा कि साधारणता, वी स्मिथ लिखते हैं कि साधारणता उसे अपने ऊपर पूर्ण आत्मनियंत्रण था। ठीक है, इस प्रकार से बहुत संयमी था वो। देख लिया हमने कि किस प्रकार से संयमी था। अकबर एक कुशल सैनिक तथा प्रतिभाशाली सेनापति भी था। अनेक युद्धों में उसने साहस और दृढ़ता से भाग लिया। सेनापति की दृष्टि से उसने अनेक सैनिकों अभियानों में सफलता प्राप्त की। उसके समय में मुगल सेना बहुत द्रुतगामी हो गए थे। हमने देखा था गुजरात में कैसे सिकंदर, मतलब कह सकते हैं कि कितना फास्ट वो आक्रमण किया था, खासकर जहाँ पर आगरा से लेकर जो गुजरात की ओर भागा था वो काफ़ी फास्ट भागा था, जिसके कारण कह सकते हैं कि उसका जो भी आर्मी था काफ़ी पावरफुल और काफ़ी स्पीड हो गया था ना उसके आर्मी में। गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए उसने जिस तीव्रता से यात्रा की वह ऐतिहासिक सैनिक अभियान माना गया। उसने सेना का बहुत श्रेष्ठ संगठन किया। उसके समय में मुगल सेना अजय बन गई। अब उसको लगने लगा पूरे भारत में कि मुगल जो सेना है अब इसको हराना मुमकिन नहीं है। सारे को समझ में आ गया। संगठन और युद्ध नीति दोनों ही उसके लिए उत्तरदायी थी, और अकबर के व्यक्तित्व भी इसमें बहुत बड़ा योग है कि उसका व्यक्तित्व था, जीत जाता था उसको लेकिन फिर लास्ट में दे देता था उसके सूबेदार को, उसके राजा को, ठीक है लीजिए आप सिर्फ हमारे अधीन हो जाइए। अकबर के समय का इतिहास निरंतर सफल युद्ध और राज विस्तार का इतिहास है। एक शासन प्रबंधक की दृष्टि से अकबर में मौलिकता, व्यवहारिकता दोनों ही था। ठीक है, मौलिक भी उसके अंदर था और व्यवहारिक, पर्सनल बिहेवियर भी बहुत अच्छा था उसका, जिसके कारण ही तो भारत में टिक पाया, अदरवाइज कहाँ टिक पाता।
उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, उसकी सैनिक शासन में मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी न केवल उसी के समय से सफलता प्राप्त की, बल्कि वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए भी आधार बनी। जिस प्रकार से राजस्व लगाना, उसके लिए मुद्रा व्यवस्था को संचालित करना, लगान व्यवस्था को ये सारे क्या कि उन्होंने इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया ना कि इसके बाद जितने भी राजा हैं, उनके जो भी उत्तराधिकारी, उनके लिए काफ़ी इजी हो गया इसको संभालना। निश्चित है कि आप अगर अच्छा एक दृढ़ बना कर जाइएगा तो भविष्य में लोगों को फ़ायदा होगा। बाद के मुगल शासक उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव न कर सके और लगा कि यह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, इससे अच्छा हम कर ही नहीं सकते। अकबर के शासन की एक मुख्य विशेषता थी कि उसने साम्राज्य के विभिन्न अंगों को एक धागे में पिरोआ, अलग अलग है ना, सबको एक धागे में पिरोकर एक बनाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक अच्छे राजा का ही काम यही होता है। जिसने मुगल साम्राज्य राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त कर सका और प्रशासकीय सुविधा सभी प्रजा को समान रूप से मिला है। ठीक है, सभी को समान समझा। एक शासक और नीतिज्ञ की दृष्टि से अकबर की धार्मिक उदारता बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी चीज़ है उसमें धार्मिक उदारता। धार्मिक उदारता बहुत थी, सभी धर्म को एक मानना, है ना। और राजपूत नीति अद्वितीय, राजपूत नीति की राजपूत, उनको लगा कि राजपूत जो है भारत में सबसे शक्तिशाली, अगर इससे हम दोस्ती बना लिए तो निश्चित है कि हमें भारत में कोई हराने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने राजपूत पे आक्रमण करके सबको अपने अंडर ले लिया, है ना। सबसे पहले राजपूत को हराया। मुगल राज्य साम्राज्य की शक्ति का विस्तार और उसका वैभव उसकी इन नीतियों पर आधारित थी। सांस्कृतिक दृष्टि से अकबर की नीति श्रेष्ठ थी। भाषा, साहित्य और कला के दृष्टि से जो प्रगति और समन्वय का दृष्टिकोण उसने अपनाया, वह मुगल राज साम्राज्य की बौद्धिक व सांस्कृतिक प्रगति पर आधार बना था। अंत में जाकर कि उन्होंने संस्कृति बहुत अच्छा किया था। सारे संस्कृति जो भी है, हिंदू मुस्लिम सभी को एक लेकर चला, उन्होंने सभी को एक माना। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अलग अलग धर्म है, सबको एक धार्मिक सहिष्णुता उनके अंदर भरी पड़ी थी, जिसके कारण ये पूरी तरीके से सफल हुई। इस प्रकार अकबर का चरित्र उदार और प्रभावशाली था तथा उसका व्यक्तित्व एक महान व्यक्ति और एक महान बादशाह का एक व्यक्तित्व था। ठीक है, एक व्यक्ति, एक विजेता, एक शासक, एक नीतिज्ञ और एक बादशाह के दृष्टि से उसका जीवन सफल और प्रेरणा प्रदान करने वाला था। आगे के जितने भी राजा हैं उनसे बहुत प्रेरणा ली है, क्यों, उनको पता था कि भाई अकबर जैसा महान होना भी बहुत बड़ी बात है। राजा तो बन जाना, लेकिन उसके तरह महान होना भी बहुत बड़ी बात है। इसी कारण अकबर को क्या बोला गया, महान की उपाधि दी गई। अकबर महान, हमें देखें ना ये जो है टॉपिक, अकबर ग्रेट, महान की पदवी से विभूषित किया गया। इतिहासकार एडवर्ड्स और गैरेंट और एडवर्ड्स ने लिखा, अकबर ने अपनी योग्यता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सिद्ध की। वह एक बहादुर सैनिक, एक महान प्रजापालक, एक बुद्धिमान शासक प्रबंधक एवं लोकहितकारी शासक और मनुष्य चरित्र का पारखी था। वह मनुष्य की जन्मजात नेता था, हमने पहले भी देखा था, और इतिहास के सर्वशक्तिशाली शासकों में से एक स्थान प्राप्त करने का उनका न्यायपूर्ण अधिकार है। उसने अपने 50 वर्ष के शासनकाल में, लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में एक ऐसी शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया जो शक्तिशाली से शक्तिशाली राज्य में समानता का दाव कर सकते। इतना सब शक्तिशाली में समानता, सबको एक समान मानना जनरली पॉसिबल नहीं था, लेकिन अकबर ने ऐसा कर दिखाया। लगभग 100 वर्ष तक भारत में किसी विरोधी ने ऐसा नहीं कर पाया था जैसा अकबर ने किया था। उसके शासन काल में मुगल एक सैनिक आक्रमणकारी मात्र से एक स्थायी भारतीय राजवंश के रूप में, क्योंकि उस समय तक उसको आक्रमणकारी माना गया। हमें पता है कि मुगल आक्रमणकारी थे, लेकिन जैसे ही अकबर ने अपना काम किया तो अकबर को क्या किया गया, आक्रमणकारी से लेकर उनको स्थायित्व शासक बना दिया कि अब ये वहाँ के राजा बन गए। सर बुल्जले हैग जो इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है कि अकबर का युग महान शासकों का युग बताया गया है, और कुछ व्यक्तियों का कहना है कि वह अपने तत्कालीन शासक इंग्लैंड की एलिजाबेथ, फ्रांस के हेनरी फोर, फ्रांस के हेनरी फोर, इंग्लैंड के एलिजाबेथ और पर्शिया के अब्बास, पर्शिया के कौन है, तो अब्बास, पर्शिया के अब्बास महान से किसी भी भांति में कम नहीं था। कुछ व्यक्तियों ने लिखा कि जिस दिखावे का आरोप उनके
उसके शत्रु उस पर लगाते रहे हैं वह उससे कम न था, परंतु दोषों से युक्त होते हुए भी जो दोष किसी भी मात्र में कम अथवा सिद्धांतपूर्ण न थे, वह भारत में इस्लाम की सत्ता काल के शासकों में सबसे महान शासक कौन था? तो अकबर था। अकबर जैसा महान शासक पूरे मुस्लिम साम्राज्य में कोई नहीं बन सका। ठीक है। अकबर की महानता का एक मुख्य कारण था कि वह एक राष्ट्रीय सम्राट था, जिसे बोला जाता है नेशनल किंग। क्या बोला जाता है? वह एक नेशनल किंग था। ठीक है। एक शासक जो राष्ट्रीय सम्राट तभी स्वीकार कर सकता है, एक राष्ट्रीय सम्राट नेशनल किंग कब कहलाता है? जब उसके शासन में उसकी संपूर्ण प्रजा एक साथ शासन के सभी क्षेत्रों में समान व्यवहार उसके साथ किया जाए और राज्य की ओर से व्यक्ति में धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, तो वो राजा क्या कहलाता है? नेशनल किंग कहलाता है, जिसने अकबर ने किया। अकबर ही ऐसा सम्राट था। उसने अरे यार बीच में फ़ोन आ गया। तुम्हारा वीडियो खराब हो गया? देखते हैं। अरे सब हैं जब फ़ोन आके सब खराब हो गया। 2 3 4 5 क्या 5 है? बोलो ना क्या? अरे हमेशा वो कर देते हैं एयरप्लेन मोड। इस बार किए नहीं, पूरा वीडियो बंद कर देखिए ना, आया ही नहीं साला, फ़ोन आ गया। पूरा खराब? पूरा कैसे होगा? आधा घंटा तो रहेगा ना। स्टॉप ही नहीं हुआ तो उसी में बात करते चले गए। बात क्या, वो स्टॉप हो गया, वो स्टॉप हुआ तो फुल स्टॉप नहीं लिखा। सारे में लोग को गाली देने का मन करता है। 1 बार 2 बार 3 बार बताइए। है ही नहीं, वीडियो ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो रहता वो है गाना ना। लिखा है स्टॉप डिनाइड करके लिखा था, समझ के लगा प्रॉब्लम तो हुआ। Cannot play the video.
लगता है 35-40 मिनट से बना रहे थे ना। हाँ 35 मिनट से ज़्यादा हो गया। साला किस्मत है, साला ऐसे भी साला लौंडे टाइप हो गया। तो हम समझ रहे हैं होता है एकदम करिए तो लगता है आता है साला सब ऐसे नहीं लेते पता ही थे। देखिए फोन है आज इतना ही कंपनी का गलती तो थोड़ा खराब कर अभी कहीं के रोज करते हैं आज भूल गए।